हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़, जिसमें हम लोग स्पेशली फोकस कर रहे हैं यूपीपीसीएस, आरओ तथा आने वाले जो भी स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होंगे। यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया है यूपी स्पेशल सीरीज़, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, ये सब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पिछले लेक्चर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैंने आपको उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उनके बारे में बताया था और याद करने का तरीका बताया था, ठीक है। याद करने का तरीका ये होता है कि अगर आप लोग बार बार मैप देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इधर कौन से राज्य पड़ते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैप देखा जाए तो ये है आपका नॉर्थ, साउथ, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे वेस्ट में कितने राज्य, कितने ज़िले पड़ते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे ईस्ट में बिहार से टच होने वाले ज़िले, इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे मध्य प्रदेश से टच होने वाले जो ज़िले हैं, इनको याद कर लीजिए। इसके साथ ही जो ज़िले यहाँ पे झारखंड और छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, उनको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको कंप्लीट ये साइड के ज़िले जो हैं वो याद हो जाएंगे। इसके बाद ये लखनऊ हमारी कैपिटल सिटी है। कैपिटल के आसपास के जो रीजन हैं, इनको भी आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे उत्तराखंड से सटे हुए ज़िले और साथ ही नेपाल से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पूरा जो यूपी का मैप है इसको याद कर सकते हैं। कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आप लोग बार बार देखेंगे मैप को तो समझ में आ जाएगा लोकेशन क्या है, कौन सा ज़िला जो है वो किस अन्य ज़िलों से सराउंडेड है या आसपास के कौन से पड़ोसी ज़िले हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और जिस भी आप ज़िले को बिलोंग करते हैं उसके आसपास के रीजन को आप लोग ज़रूर से जानने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने लास्ट के सीरीज़ में यूपी के मैप को जाना था और याद करने की कोशिश की थी, ठीक है। इसके साथ ही हम लोगों ने जो एक जिला एक उत्पाद, ये जो स्कीम चलाई गई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से, इसके बारे में हमने जाना कि कौन सा जो ज़िला है वो किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, या फिर वहाँ पे गवर्नमेंट ने किस उत्पाद के लिए प्रोत्साहन प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये ओडीओपी के बारे में भी हमने जाना था पिछले लेक्चर में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ से आप लोग ये सभी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, आज आप लोग उत्तर प्रदेश नाम से जानते हैं, बट इसका जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं तो उसमें आता है पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद नव पाषाण काल आता है, और फिर वैदिक एज जो है वो शुरू होती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो उल्लेख है वो हर काल में मिलता है। सबसे पहले अगर बात की जाए पूरा पाषाण काल की, तो उसमें उत्तर प्रदेश की जो बेलन घाटी है, ठीक है, ये इलाहाबाद के आसपास ही है, इलाहाबाद के सोराव तहसील के पास है। तो यहाँ पे इसका वर्णन पाया जाता है। तो पूरा पाषाण काल की बात की जाए तो बेलन घाटी जो है इससे संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश का उल्लेख जो है वो पाया जाता है। ये इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर आदि ज़िलों में ये जो घाटी है ये फैली हुई है। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। तो यहाँ पर भी अगर मीज़ोलिथिक एज की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो उत्तर प्रदेश की गंगा घाटी है इसका भी उल्लेख मिलता है। यहाँ पे मानव संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट आता है शैल चित्रकला। इसका जो सर्वप्रथम खोज हुआ था वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में हुआ था, सुहागपुर नामक स्थान से हुआ था। इसके साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की बिठूर की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ ताम्र उपकरण मिले थे जो कि 1822 ईस्वी से के होने के माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ऐतिहासिक अवशेष हैं वो भी काफ़ी मिले हैं, जैसे कि बिठूर जो जगह है, स्थान है, या फिर मिर्ज़ापुर स्थान है, इलाहाबाद स्थान है। इसके साथ ही और भी जगहों पे गंगा घाटी वाले रीजन में अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कबीलों से संबंधित कुछ जो साक्ष्य हैं वो इटावा जनपद में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रीवी कबीले के कुछ अवशेष जो हैं वो मिलते हैं।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि वैदिक काल के जो 16 महाजनपद पाए जाते हैं, इसमें से 8 महाजनपद जो हैं वो उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। ठीक है, अभी जो प्रश्न बनते हैं वो ज़्यादातर इन सब चीज़ों से नहीं बनते हैं। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर कभी मेंस आंसर राइटिंग होती है तो उसमें आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड कुछ बातें जो हैं वो लिख सकते हैं। ज़्यादातर इस पर प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रश्न जो बनते हैं वो कुछ यहाँ से बनते हैं कि महाजनपद का नाम पूछा जाएगा, राजधानी पूछी जाएगी और ये कहाँ पे विस्तार है, या फिर ओरिजिनली अगर आज की बात की जाए तो ये कहाँ पर स्थित है। ये सब प्रश्न जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 16 महाजनपद की बात की जाए तो उसमें से 8 महाजनपद ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जिसमें नंबर 1 है कुरु। ठीक है, ये जो कुरुक्षेत्र वाला रीजन था, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और ये करेंटली जो है, जो करंट के मेरठ हैं, दिल्ली हैं, थानेश्वर हैं, इन सभी में स्थानों पे इनका विस्तार जो है वो मिलता है। नेक्स्ट आता है चेदी। यहाँ की जो राजधानी थी वो थी शुक्तिमती और ये बांदा और बुंदेलखंड वाले रीजन में आती है। नेक्स्ट आता है पांचाल। पांचाल की 2 राजधानी थी, अहिछत्र जो कि बरेली वाला रीजन है और काम्पिल्य जो कि फर्रुखाबाद वाला रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, कासगंज, इसके कुछ क्षेत्र जो हैं वो पांचाल के जो क्षेत्र हुआ करता था, महाजनपद हुआ करता था, उसमें आते हैं। नेक्स्ट आता है काशी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काशी काफ़ी पुराना शहर है। यहाँ पे वाराणसी जो है वो इसकी राजधानी और वाराणसी के आसपास के सभी जो जगहें हैं वो सभी काशी महाजनपद की पार्ट हुआ करती थी। नेक्स्ट आता है मल्ल। तो मल्ल जो है वो कुशीनगर वाला एरिया है। ठीक है, जिसमें कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, इसके आसपास के जो रीजन हैं ये सभी मल्ल में आते हैं। इसके बाद आता है कौशल। कौशल की 2 राजधानियाँ, एक है साकेत और एक है श्रावस्ती। ठीक है, तो ये अवध के आसपास का जो रीजन है वो सभी कौशल में आता है, कौशल महाजनपद में। सूरसेन जो है वो मथुरा है, मथुरा इसके आसपास का रीजन। इसके साथ ही वत्स जो है वो कौशाम्बी वाला रीजन है। तो यहाँ पे प्रयागराज के आसपास का जो रीजन है वो वत्स महाजनपद में आता था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रश्न बनने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अतिरिक्त अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ गणराज्य भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो रिपब्लिक करके पूछा जाता है कि कौन से ऐसे महाजनपद हैं या फिर क्षेत्र हैं जो कि रिपब्लिक हुआ करते थे, गणराज्य हुआ करते थे। तो इसमें आता है कपिलवस्तु के शाक्य, सुमेरगिरी के भग और पावा और कुशीनगर के मल्ल। ठीक है, तो ये सभी भी आप लोग याद कर सकते हैं। कपिलवस्तु के शाक्य हैं, सुमेरगिरी के भग हैं, पावा और कुशीनगर के मल्ल हैं। इसके साथ ही एक आजीवक संप्रदाय था। ठीक है, इसका उल्लेख जो है ये मगध डायनेस्टी जो थी इसमें मिलता है। तो यहाँ पे आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे नियतिवादी, मतलब इनका नाम था मक्खली घोषाल। इनका जो जन्म था वो श्रावस्ती के निकट श्रावण में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक आजीवक संप्रदाय है इसके जो फाउंडर थे, इनका भी जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। इसके साथ ही अगर महात्मा बुद्ध की बात की जाए तो इन्होंने, इसके साथ ही महात्मा बुद्ध जो है इनका भी कपिलवस्तु जो रीजन है वो इनका गृह नगर पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश के काफ़ी बॉर्डर, मतलब उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर का रीजन है ये। इसके साथ ही जो बुद्ध की माता थी इनका गृह नगर जो है वो महाराजगंज जनपद के निचलौल नगर में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका भी एक तरह से जो कनेक्शन है वो उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही इन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो वाराणसी के निकट अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। इसके साथ ही इन्होंने और भी जो उपदेश हैं, जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने सर्वाधिक उपदेश तक कहाँ दिया है, तो श्रावस्ती में दिया है। ठीक है, और अपनी माता को भी इन्होंने एक उपदेश दिया था जो कि संकीसा जिला फर्रुखाबाद में आता है, और साथ ही इन्होंने अंतिम सांस जो है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे मौर्य काल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अशोक के जो काफ़ी स्तंभ हैं वो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, जैसे सारनाथ का स्तंभ है, इलाहाबाद, मेरठ, कौशाम्बी, संकीसा, कपिलवस्तु और मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं अशोक के स्तंभ लेखों के अवशेष। इसके बाद मौर्योत्तर काल में उत्तर प्रदेश में यवन और कुषाणों के काफ़ी आक्रमण होते हैं। इसके बाद जब ये वंश जो है वो समाप्त हो जाता है तो शुंग वंश की स्थापना होती है, जिसमें
जो फाउंडर होते हैं वो पुष्यमित्र शुंग होते हैं, जो कि मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करते हैं। ठीक है, तो इनकी हत्या करने से पूर्व जो है ये एक रीजन जो कि अयोध्या के पास का रीजन होता है उसमें राजधानी बनाते हैं और वहाँ पे मगध साम्राज्य के भाग पर राज्य कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अपनी डायनेस्टी को और बढ़ाते हैं और इनकी मृत्यु कर मतलब इनकी हत्या कर देते हैं, बृहदत्त की हत्या कर देते हैं और शुंग वंश की स्थापना करते हैं। इसके बाद जो गुप्त वंश का जो आरंभिक राज्य है वो भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर के जो ज़िले हैं उनमें ही पाया जाता है गुप्त वंश से रिलेटेड भी जो डिस्क्रिप्शन है। इसके साथ ही जो आरंभिक गुप्त मुद्राएं हैं, अभिलेख हैं, मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। इसके साथ ही इनकी राजधानी प्रयाग हुआ करती थी। साथ ही भीतरगांव जो कि कानपुर में स्थित है और दशावतार मंदिर जो कि ललितपुर में स्थित है, यहाँ पे गुप्त वंशों के कुछ अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है पुष्यभूति वंश के जो हर्ष होते हैं, इनका जो राज्याभिषेक होता है वो कन्नौज जिले में होता है। ठीक है, इसके साथ ही हर्ष जो है वो कन्नौज में ही राज करते हैं और इसके साथ ही एक बौद्ध यात्री होते हैं हुएनसेंग, जो कि हर्ष के आमंत्रण पर कन्नौज में प्रवास करते हैं। ठीक है, और इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है सीयू की, ये भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हिस्ट्री के बारे में, जो हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं, अगर आपने उसमें पढ़ा होगा तो यहाँ पे ये वर्णन मिलता है। इसके बाद यशोवर्मन की एक मृत्यु के बाद यशोवर्मन जो है होते हैं, इसके बाद ये कन्नौज पे राज्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर्ष के पश्चात जो है यशोवर्मन का उल्लेख मिलता है और इनकी मृत्यु के पश्चात जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर है ये शक्तिशाली नेतृत्व के अभाव में संघर्ष का केंद्र बन जाता है। ठीक है, तो अक्सर जो यहाँ पे देखा गया है कि ये इस शहर के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी गई है, जिसमें 3 प्रमुख शक्तियाँ हैं, जिसमें बंगाल के पाल आते हैं, उज्जैन के प्रतिहार आते हैं और महाराष्ट्र वर्तमान कर्नाटक के राष्ट्रकूट आते हैं। इनके बीच में संघर्ष होता है जिसको त्रिराष्ट्र संघर्ष कहा जाता है, जिसमें जो अंतिम विजय होती है वो प्रतिहार की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिहार की, जिसमें नागभट्ट द्वितीय जो थे वो राजा हुआ करते थे, इनकी जीत होती है और कन्नौज पे प्रतिहार राज्य की स्थापना होती है। प्रतिहार राजवंश के बाद कन्नौज पर गढ़वाल वंश के जो शासक हैं इन्होंने शासन किया, जिसमें जयचंद्र जो थे ये मोहम्मद गौरी द्वारा उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद ज़िले में चंदावर नामक स्थान पर युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंशिएंट हिस्ट्री है इसके बारे में ये जो डिस्क्रिप्शन होता है यूपी का, ये हमने देखा। नेक्स्ट आता है मध्यकाल में उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास में उत्तर प्रदेश का एक विशिष्ट स्थान था। जैसे कि अगर 1210 की बात की जाए तो इसमें इल्तुतमिश जो है वो लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है और उत्तर प्रदेश के जो काफ़ी ज़िले हैं वो दिल्ली से काफ़ी निकट हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी तुर्कों का आधिपत्य जो है वो स्थापित हो जाता है, जैसे कि बदायूं जिला, संभल, कटिहार, भोजपुर, कड़ा इत्यादि। यहाँ पे उपजाऊ क्षेत्र की प्रमुखता देखी गई है और यहाँ पर भी तुर्कों का विस्तार हो जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आता है सरवर ख्वाजा जहाँ। ठीक है, तो मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ हैं, इन्होंने जौनपुर को अपना केंद्र बनाया था और शर्की राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे जौनपुर का भी नाम आप लोग याद कर सकते हैं और इनके जो फाउंडर हैं, इस जगह को केंद्र बनाने के जो फाउंडर हैं वो है मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ। ठीक है, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके साथ ही सिकंदर लोदी ने आगरा नगर है इसकी जो स्थापना की थी और दिल्ली सल्तनत की इस राजधानी जो है वो आगरा को बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे सिकंदर लोदी जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट आता है मुगल काल में उत्तर प्रदेश के बिलग्राम। ठीक है, जो कि हरदोई के पास आता है, एक जगह है, रीजन है जिसको बिलग्राम कहते हैं। इसमें अफ़गान शेर खान ने बाबर के बेटे हुमायूं को परास्त किया था। ठीक है, और इसके साथ ही दिल्ली की जो बादशाहत है उसको प्राप्त किया था। तो यहाँ पे ये जो बिलग्राम है ये भी हरदोई के आसपास का ही रीजन है, तो इसलिए मध्य काल में भी उत्तर प्रदेश का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोजीशन रहा है। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कलिंजर किले के युद्ध में शेरशाह की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे कलिंजर का युद्ध जो है ये 1500
1545 ईस्वी में हुआ था और ये भी अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अकबर ने जब अकबर बादशाह बनते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो आगरा के पास ही एक फतेहपुर सीकरी नामक उपनगर बनाते हैं। इसका आर्किटेक्चर करते हैं, कई सारे यहाँ पे किले जो हैं वो पाए जाते हैं अकबर के ही। इसके साथ ही इसको अपनी राजधानी की भी अपनी राजधानी बनाते हैं और यहाँ पे अपनी राजधानी स्थापित करते हैं 1556 ईस्वी में। इसके साथ ही अकबर के जो मंत्री हैं बीरबल और इसके साथ ही टोडरमल जो हैं, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बीरबल जो है इनका मूल नाम जो है वो महेश दास हुआ करता था, जो कि उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कालपी नामक स्थान से संबंधित हैं। ठीक है, और जो टोडरमल हैं ये सीतापुर जिले के बिलोंग करते हैं। इसके साथ ही औरंगज़ेब के शासनकाल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जो है वो मुग़लों के लिए एक चुनौती था। तो औरंगज़ेब के काल में भी ये मुग़लों के लिए ही एक चुनौती बना हुआ था, क्योंकि बुंदेलखंड के रीजन में जो वीर छत्रसाल थे ये मुग़लों के ख़िलाफ़ जो है वो विद्रोह करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रीजन है बुंदेलखंड वाला रीजन, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेशवा बाजीराव जो है वो सहायता करते हैं औरंगज़ेब की और उनकी सहायता से छत्रसाल को पे विजय प्राप्त होती है। और इसके बाद मराठाओं का उत्तर प्रदेश में आमंत्रण होता है। ठीक है, और कानपुर के निकट जो बिठूर है ये मराठाओं का प्रमुख केंद्र बन जाता है। इसके साथ ही अवध के सूबेदार हुआ करते थे सादत खान, इन्होंने अवध को स्वतंत्र राज्य जो है वो घोषित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए आधुनिक काल में उत्तर प्रदेश का योगदान। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का काफ़ी योगदान देखा गया है। अगर हम 1857 के विद्रोह की बात करते हैं तो उसमें भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे विद्रोह जो है वो उस टाइम हुई थी। और प्रश्न जो है वो कुछ इस तरह से बनते हैं कि विद्रोह में रीजन का नाम पूछा जाता है और यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर प्रश्न जो हैं वो आधुनिक काल से पूछे जाएंगे। अभी तक मैंने जितना बताया इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है, टिक कर दिया है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे आधुनिक काल में, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से करते हैं। इसके 4 प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। एक था कानपुर, लखनऊ, झांसी और मेरठ। ठीक है, ये सभी स्थान जो हैं वो केंद्र थे स्वतंत्रता संग्राम के। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है इसका जो उद्घाटन का कह सकते हैं, उद्घाटन का जो श्रेय है वो मंगल पांडे को जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित था, जो स्थान था जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। बट अगर इसके वास्तविक विद्रोह की प्रेरणा की बात की जाए तो वहाँ पे एक नाम आता है अजीमुल्ला खान का। ठीक है, तो अजीमुल्ला खान जो थे वो बिठूर के पेशवा थे। यहाँ पे अभी मैंने बताया आपको कि बिठूर जो है वो मराठाओं का प्रमुख केंद्र बन चुका था। तो इसी में एक नाम आता है अजीमुल्ला खान का, जो कि बिठूर के पेशवा हुआ करते थे। इनके एक दत्तक पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम है नाना धुंधु पंत, जो कि नाना साहेब नाम से फेमस थे। अक्सर आपने इनका नाम सुना होगा। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाना को पेशवा का वास्तविक उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये दत्तक पुत्र हुआ करते थे और उस टाइम पे जो डलहौजी हुआ करते थे वो एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था, इसको हिंदी में आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि एक दत्तक पुत्र जो था वो कभी भी वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो ओरिजिनल पुत्र नहीं है, वो एक तरह से गोद लिया हुआ पुत्र है। तो ऐसा स्थिति जब होती है तो अजीमुल्ला खान जो है वो लंदन जाते हैं और अंग्रेज़ों से विनती करते हैं, पर उनकी बातें नहीं मानी जाती। उसके बाद ये एक वकील से मिलते हैं जिनका नाम है रंगोजी बापू। ठीक है, ये लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ एक क्रांति की योजना बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वास्तविक जो प्रेरणा है 1857 के विद्रोह की, वो यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने एक दिन निश्चित किया 31 मई 1857। इसका दिन जो है वो क्रांति के लिए तय किया गया था, लेकिन समय से सभी स्थानों पे सूचना नहीं पहुँच पाई। इस कारण से 21 मार्च को ही पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में चर्बी लगे कारतूस के खिलाफ अंग्रेज़ों से जंग का ऐलान कर दिया गया, जिसका नेतृत्व जो है वो मंगल पांडे ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण 31 मई तक ये बात टाली नहीं गई और 21 मार्च को ही देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने
विद्रोह जो है वो शुरू कर दिया था। ठीक है, इसके साथ ही जो अंग्रेज़ होते हैं वो सावधान हो जाते हैं और कई जगह पे विद्रोह को दबाने की कोशिश की जाती है। उत्तर प्रदेश में मेरठ में सबसे पहले क्रांति का बिगुल फूंका गया 10 मई को, जहाँ पे फिरंगी मारो के नारे लगे और साथ ही एक अंग्रेज़ जिनका नाम था कैप्टन फिटनेस, ठीक है, इनको सबसे पहले मार दिया गया था। ठीक है, एक दिन में ही कहा जाता है कि मेरठ से अंग्रेज़ों को भगा दिया गया था और अंग्रेज़ों से मुक्त हो गया था मेरठ, और साथ ही 11 मई को नारा लगाकर दिल्ली चलो का नारा लगाया गया। इसके बाद मेरठ से इटावा पहुंचता है ये विद्रोह, और इटावा में जो कलेक्टर होते हैं ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नाम इम्पॉर्टेंट है, इन पे भी प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे इटावा के कलेक्टर होते हैं ऑक्टेवियन ह्यूम। ये वही एओ ह्यूम हैं, ठीक है, जिन्होंने स्थापना की थी आईएनसी की। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने महिला वेश में इटावा को छोड़कर भागने का निर्णय लिया था। यहाँ पे स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि अंग्रेज़ों को मारा जा रहा था। एक तरह से एक विद्रोह जो है वो एक हिंसा बन चुका था। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आता है कि 1857 का विद्रोह जो है वो अगर लखनऊ से नेतृत्व होने की बात की जाए तो यहाँ पे एक नेपाल की नर्तकी हुआ करती थी जो कि वाजिद अली शाह की पत्नी बन जाती है। ठीक है, इनका नाम है महक परी, और शादी के बाद इनको बेगम हज़रत महल जो है इस रूप में इन्होंने उपाधि धारण की रहती है। इन्होंने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है विद्रोह है जो हुआ है उसमें पार्ट लेती हैं, और इसके साथ ही 18 मार्च 1858 को लखनऊ को हज़रत महल ने अलविदा कहा, और साथ ही ये नेपाल पहुंच के अंग्रेज़ों से मुकाबला शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेपाल से इनका एक कनेक्शन रहता है क्योंकि ये नेपाल की ही रहती हैं और यहाँ पे इनकी शादी होती है। बाद में जब इनके शौहर की मृत्यु हो जाती है या फिर कैद कर लिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, तो ये वापस विद्रोह करती हैं और साथ ही नेपाल में इनका इंतकाल भी हो जाता है। ठीक है, विद्रोह करते करते इंतकाल भी हो जाता है। तो अगर 1857 की विद्रोह की बात की जाए तो लखनऊ से बेगम हज़रत महल ने, और इनके पुत्र हुआ करते थे बिरजिस कादर, ठीक है, तो ये नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने लखनऊ से विद्रोह का कमान संभाला था। इसके साथ ही 1857 के बाद से आज़ादी तक लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना जो है इसका जुड़ाव जो है वो उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं रहा है। जैसे कि अगर 1922 की बात की जाए तो यहाँ पे चौरी चौरा का जो हिंसक हत्याकांड हुआ था, जिसके चलते असहयोग आंदोलन जो है वो प्रभावित होता है या फिर उसको रोक दिया जाता है, तो उसका जो केंद्र है वो भी उत्तर प्रदेश ही रहता है। इसके साथ ही काकोरी कांड अगर देखा जाए जो कि चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा किया गया था, इसमें भी उत्तर प्रदेश का काफ़ी योगदान रहा है। इसके साथ ही HRA की स्थापना हुई या HSRA की स्थापना हुई, इसमें भी इसका सबसे बड़ा योगदान जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है 1918 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक किसान सभा की स्थापना है जिसका श्रेय जो है गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय को दिया जाता है। तो इसकी स्थापना किसान सभा की स्थापना यूपी में इस किसान सभा की स्थापना 1918 में की गई थी। इसके बाद ही 1919 में नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट आंदोलन जो है जो कि किसानों द्वारा किया गया था, इसका केंद्र उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ हुआ था। ठीक है, तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास आपने की है जिसमें आंदोलन के बारे में पढ़ाया गया था, वहाँ पे आप लोगों ने ये दोनों आंदोलन जो है किसान सभा या फिर जो नाई धोबी बंद है इसके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। नेक्स्ट अगर 1920 की बात की जाए तो बाबा रामचंद्र के प्रयासों से अवध किसान सभा का गठन किया जाता है, इसको स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही अगर एका आंदोलन की बात की जाए तो एका आंदोलन प्रारंभ होता है रायबरेली हरदोई के आसपास के रीजन में, जिसमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है वो किसान जो है वो विद्रोह करते हैं। एका आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता है, जिसका नेतृत्व जो है मदारी पासी तथा सहदेव ने किया था। ठीक है, ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1921 से 22। ठीक है, इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 1935 में संयुक्त प्रांत वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश नाम से जाना जाता है, इसमें किसान संघ की स्थापना होती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसान संघ की स्थापना भी संयुक्त प्रांत में होती है, 1935 में होती है। इसके साथ ही 1936 में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है वो
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती करते हैं। इसके साथ ही अगर 1942 की बात की जाए तो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन में भी उत्तर प्रदेश के बलिया में करो या मरो का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो देखा गया था, जिसमें चित्तू पांडे नामक व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में बलिया में एक अस्थायी सरकार, ठीक है, तो यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी, जहाँ पे ये जो नई सरकार बनती है इसका शपथ ग्रहण का भी समारोह किया जाता है, ठीक है। वर्तमान में सेना और पुलिस की गौरव का प्रतीक जो जय हिंद का नारा लगाया जाता है, ये श्रीधर पाठक द्वारा दिया गया है और यह इलाहाबाद के रहने वाले थे। इनकी एक पत्रिका भी आती थी जिसमें इन्होंने जय हिंद के नारे की बात की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप नाम से इनकी एक पत्रिका भी आती थी। यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से बताया गया है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ है कौन से स्थान से संबंधित जो नेतृत्व करता है उसका नाम दिया गया है। तो लखनऊ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, बेगम हजरत महल आती हैं और साथ ही इनके पुत्र होते हैं बिरजिस कादिर, ये दोनों ही नाम इम्पोर्टेंट हैं। कानपुर में देखा जाए तो नाना साहब, ठीक है, तो जहाँ पे जिनके पिता जो थे जो एक प्लानिंग कर रहे थे रंगोजी बापू के साथ मिलके, उन्हीं के पुत्र जो हैं वो कानपुर से नेतृत्व करते हैं 1857 के विद्रोह का, नाना साहब, ठीक है। नेक्स्ट आता है झांसी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। ये प्रश्न जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है उसमें अगर सबसे मैक्सिमम प्रोपोर्शन की बात की जाए, सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं तो 1857 के विद्रोह से पूछे जाते हैं, और ये जो टेबल है इससे ज़रूर से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो इलाहाबाद से लियाकत अली, बनारस से मिर्ज़ा वज़ीर अली खान, ठीक है, ये भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ़तेहपुर से अजीमुल्ला, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, बरेली से बहादुर खां और बख्त खान, ठीक है, तो यहाँ पे खान जो है वो गलत लिखा गया है, इसको अवॉइड करिएगा। यहाँ पे बहादुर खान और बख्त खान जो है वो बरेली से नेतृत्व कर रहे होते हैं। मेरठ से कदम सिंह, गोरखपुर से गजादर सिंह, ठीक है, यहाँ पे भी मिसप्रिंट है थोड़ा, यहाँ पे गजोधर सिंह था, ठीक है, तो गोरखपुर से गजोधर सिंह, मथुरा से देवी सिंह और सुल्तानपुर से शहीद हसन, ठीक है, ये सभी नाम इम्पॉर्टेंट है। इस पे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस पे मैं एक स्टार मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये इस पे प्रश्न बनने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आता है हम लोगों का उत्तर प्रदेश के नाम जो हैं वो हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो कई बार इसके नाम जो हैं वो परिवर्तित हुए हैं, ठीक है। जैसे 1836 की बात की जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश का नाम जो है वो उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से फेमस था, ठीक है, ये उसी का पार्ट हुआ करता था, उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। फिर 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से इसको ये फेमस हुआ 1877 में। 1902 की बात की जाए तो आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसको कहा जाता था, ठीक है, तो आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम से 1902 में जाना जाता था। इसके बाद 1937 की बात की जाए तो संयुक्त प्रांत, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस। नेक्स्ट अगर 24 जनवरी 1950 की बात की जाए तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश नाम से इसको पहचाना गया और यहाँ से इसका नाम जो है यही इसका फाउंडेशन डे भी माना जाता है। तो 24 जनवरी 1950 ये तिथि आप लोग ज़रूर से याद करिएगा, ठीक है। राज्य का पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। राज्य का विभाजन होता है जिसमें से उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड नाम का एक राज्य जो है वो बना दिया जाता है, ठीक है, जिसमें से 13 ज़िले जो हैं वो उत्तराखंड के होते हैं और बाकी सभी जो 75 ज़िले हैं ये उत्तर प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। ये जो घटना है ये 9 नवंबर 2000 की है, ठीक है, ये डेट भी पूछी जाती है। इसी को स्थापना दिवस माना जाता है उत्तराखंड का, तो ये डेट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रथम राजकीय भाषा की बात की जाए तो इसकी घोषणा अक्टूबर 1947 में हुई है। देवनागरी लिपि में हिंदी को माना जाता है और द्वितीय राजकीय भाषा जो कि 1898 में बनाई गई थी उर्दू को माना जाता है। राजकीय पशु देख सकते हैं आप लोग बारहसिंघा है, ठीक है, तो यहाँ पे राजकीय पशु जो है वो बारहसिंघा है। यहाँ पे द्वितीय राजकीय भाषा जो है वो 1989 में उर्दू को बनाया गया था, ठीक है, इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए। राजकीय पशु देख सकते हैं यहाँ पे बारहसिंघा,
नेक्स्ट आता है राजकीय वृक्ष, तो ये अशोक का वृक्ष है जिसको राजकीय वृक्ष माना जाता है। राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है जिसको टेसू नाम से भी जाना जाता है। इस तरह का वृक्ष जो है वो दिखाई देता है। इस तरह का पुष्प जो है इसको फॉरेस्ट फायर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑरेंज रेडिश ऑरेंज टाइप के इसके फूल होते हैं और इस तरह से देखने को मिलता है। इसको पलाश कहा जाता है। नेक्स्ट है राजकीय पक्षी जिसको सारस अथवा क्रॉच जो है वो राजकीय पक्षी है यहाँ का। इसके साथ ही राजकीय चिन्ह की बात की जाए तो इस तरह से एक वृत्त बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है जिसमें 2 मछली हैं और एक तीर धनुष है। ठीक है, इसकी स्वीकृति जो है वो 1938 में दी गई थी इस चिन्ह की। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक सिंबल है जिसको आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अगर उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक या फिर शासनिक संरचना की बात की जाए तो राज्य विधानसभा का जो प्रथम गठन हुआ था ये जुलाई 1937 में हुआ था। ठीक है, 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो 431 हुआ करती थी। इसके बाद क्योंकि उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड के बनने से सीट का डिवीज़न हो जाता है तो सीट्स जो है वो डिवाइड हो जाती है। इसके साथ ही अगर मुख्यालय की बात की जाए तो यहाँ पे ज़िले के कुछ नाम दिए हुए हैं और इनके मुख्यालय जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे संभल की बात की जाए तो पवासा एक जगह है। गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो नोएडा जो है वो मुख्यालय है इसका, हेडक्वार्टर। कानपुर देहात जो है वो अकबरपुर माटी जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, जालौन का उरई, कौशाम्बी का मंझनपुर, अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, कुशीनगर का पडरौना है, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है और अंबेडकर नगर का अकबरपुर है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं, मुख्यालय पे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला पूछा जाए तो वो है प्रयागराज। ठीक है, यहाँ पे कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्योंकि ये ओल्ड डेटा है तो यहाँ पे ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट आता है सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला, तो ये है श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। इन सभी जिलों में 2 सीटें हैं। इसके साथ ही राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की जो संख्या है वो है 86। ठीक, स्वतंत्रता के बाद अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर एकमात्र बैठक हुई है जो कि 8 जनवरी 2003 को हुई थी प्रयागराज में। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो है जिलों की संख्या 75, तहसीलों की संख्या 351 है, नगर निकाय नगर निगम जिसको जाना जाता है वो है 17 और ब्लॉक की संख्या जो है इसकी संख्या है 825। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर क्योंकि यूपी स्पेशल नाम से मेंस में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो वहाँ पे भी प्रश्न जो बनने के चांसेस होते हैं उसके लिए भी ये जो डेटा है वो काफ़ी काम आएगा आपको। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है न्यायालय, तो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है वो लखनऊ में स्थापित किया गया था 1986 में। उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट ये प्रयागराज में है और इसकी एक खंडपीठ जो है वो लखनऊ में भी स्थापित है। उच्च न्यायालय की जो स्थापना थी वो 17 मार्च 1866 को हुई थी। इसके साथ ही जो हाई कोर्ट के जजेस हैं इनकी जो स्वीकृति की संख्या है वो 160 है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ जज जो हैं हाई कोर्ट में वो 160 हैं। इसके साथ ही अगर कुछ इम्पोर्टेंट नियुक्ति की बात की जाए तो राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे ये थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। राज्य के जो प्रथम उपमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री जिसको डिप्टी सीएम कहा जाता है वो थे चौधरी नारायण सिंह। ठीक है, चौधरी नारायण सिंह। नेक्स्ट अगर बात की जाए राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, तो पूरे देश की और उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो थी सुचिता कृपलानी। राज्य के अब तक महिला मुख्यमंत्री जो हुई हैं वो 2 हुई हैं, एक सुचिता कृपलानी हुई हैं और एक मायावती, सुश्री मायावती हुई हैं। इसके साथ ही वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री जो थे वो थे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री जो हैं कोई ऐसे व्यक्ति जो कि यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री भी बने थे इन फ्यूचर, वो थे चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह।
ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ डेटा हमने देखा, जैसे कि जो भी राज्य से इम्पॉर्टेंट जो डिटेलिंग थी उनके बारे में हमने पढ़ा। इसी के साथ ही हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। लेकिन इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा जो भी आप लोगों को पहला लेक्चर था जिसमें आपको ODOP के बारे में बताया गया था, वो आपको कैसा लगा, और साथ ही ये जो लेक्चर सीरीज़ लाई जा रही है क्या इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, ये आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसके साथ ही 108 दिन की जो सीरीज़ चल रही है, हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है आप लोगों को ऑलरेडी, तो वहाँ पे हिस्ट्री के जो भी लेक्चर्स हैं वो आप लोग ज़रूर से करिएगा, और प्रश्न जो है वो उसको सॉल्व करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने हैं, और घटना चक्र की बुक से जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं या फिर टेस्ट सीरीज़ से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।